ठीक है, मैं बता रहा था कि पहले पानी की भी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती थी तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी, कहीं से मिल जाता था तो कोई ख़रीदता नहीं था। लेकिन अब क्योंकि अच्छे पानी की, मिनरल वाटर की सप्लाई लिमिटेड हो गई है, कुछ कंपनीज़ के थ्रू हमें मिलता है, गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, तो हमें वो चीज़ ख़रीदनी पड़ती है। ठीक है, फार्मर्स को जो पानी मिलता है एग्रीकल्चर के लिए वो भी ख़रीदना पड़ता है। सो वाटर की अब एक्सचेंज वैल्यू बढ़ने लगी है। जैसे जैसे पानी की कमी होती जाएगी, पानी की एक्सचेंज वैल्यू बढ़ती जाएगी। In economics, use of the word value is usually in context of exchange value of a commodity with another commodity. Thus, value means the worth of one unit of commodity in terms of units of another commodity in exchange. ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू मतलब एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना। प्राइस का मतलब एक चीज़ के बदले में पैसे लेना, कि आपने कोई चीज़ दी उसके बदले में पैसे मिले, तो उसे मॉनिटरी एक्सचेंज कहते हैं। पैसे के बदले में जो लेन देन होती है उसे मॉनिटरी एक्सचेंज कहेंगे। चलो, ये प्राइस एंड वैल्यू में कोई डिफ़िकल्टी है? नहीं। तो ओके। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पूछ। ये जो अभी आप बोल रहे हो कि अभी जो ये खेती करते हैं लोग, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें वो ना पानी भी बाहर से लेते हैं। तो पहले जमाने में भी तो करते थे, तो वहां से कैसे लेते थे? तब तो मिनरल वाटर का कुछ था ही नहीं, तब उनको बीमारी का नहीं होता था कि बीमारी हो जाएंगी। पर अभी पॉल्यूशन हो गया ना, पॉल्यूटेड वाटर हो गया, और पानी पे भी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बोलती है कि हम जितना देंगे उतना यूज़ करोगे। पहले गवर्नमेंट का कुछ लेन देन नहीं होता था, फार्मर्स अपने हिसाब से यूज़ कर लेते थे। लेकिन क्योंकि बहुत झगड़े होते हैं पानी की बात पे, कहीं पे शायद 9th-10th की गुजराती या हिंदी की बुक में आया भी होगा कि पानी को लेकर दो गांव के बीच में लड़ाई हो गई थी। ओके, तो ऐसे पानी से रिलेटेड झगड़े बहुत होने लगे थे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम पानी की देखभाल हम करेंगे, पानी आप तक पहुंचाया जाएगा, उसकी पूरी फैसिलिटी हम देंगे, कैनाल बनाएंगे, नदी बनाएंगे, आपको पंप देंगे। लेकिन पानी जितना मिलेगा उसके हिसाब से खर्चा भी रहेगा, मतलब उनको बहुत सस्ता मिलता है, हमारी तरह नहीं मिलता 20 रुपए का 1 लीटर। उनको बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन होता है, प्राइस उसका होता है। ओके। एक और क्वेश्चन पूछूं? हाँ, पूछ। मतलब जैसे अभी हमने ना 10 रुपीज की चॉकलेट ली, ठीक है, हमारे हाँ। पास 10 रुपीज की चॉकलेट पड़ी है, और हम्म। है ना हमें चाहिए, नहीं, सामने वाले के पास 10 रुपीज की चॉकलेट है और हमारे पास 5 रुपीज की एक है। तो हम्म। ऐसा क्यों नहीं होता कि सामने वाले को हम 5 रुपीज की दे और वो हमें 10 रुपीज की देते? तो वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू अलग है ना। ये भी तो एक्सचेंज वैल्यू ही हुआ ना। नहीं, पर दोनों की एक्सचेंज वैल्यू अलग है ना। उसकी 5 रुपीज़ है, उसकी 10 रुपीज़ है, तो एक्सचेंज वैल्यू अलग हुई ना। और इसी जगह पे अगर 10 रुपीज की हम कोई चीज लेते जिसमें मेरी क्वांटिटी कम होती और सामने वाले की ज्यादा आती, हम दोनों एक्सचेंज करने पे आते तो? वो तो म्यूचुअल होता है, किसी को अगर नुकसान में लेना है तो ले सकता है। कोई कोई ऐसा हो, तुझे ऐसा कोई मिल जाए जिसको ये 5 रुपए वाली चॉकलेट बहुत पसंद है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और 10 रुपए वाले जो चॉकलेट है उसके हाँ। पास उसकी टेस्ट अच्छी नहीं है, तो बोलेगा तू ये 10 रुपए वाली रख ले, मेरे को 5 रुपए वाली दे दे, मेरे को ये अच्छी लगती है। तो वो तो म्यूचुअल होता है, हम्म। दोनों पे डिपेंड करता है। हम्म। जैसे 5 वाली पर्क नहीं आती है और 10 वाली डेयरी मिल्क आती है, हम्म। उसमें ना क्वांटिटी ज्यादा है ना, पर्क में होती है। अभी एग्ज़ाम कब है मनीषा? ओके, मूविंग अहेड। एग्जाम 27। 27 को एग्ज़ाम है। आज कौन सी डेट है? आज 24। तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करें, पर्क और मंच पे इस अटकी बार है। तो बोल रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। नहीं, वो तो आपने बोला कि डिफिकल्टी हार्ड की तो खाली खाई बस। चलो, अभी गुड्स एंड सर्विसेज। आपने बोला। हाँ हाँ, ठीक है, चल। हाँ। कमोडिटीज़ विच हैव फिजिकल हाँ। एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे चॉकलेट है, वो एक फिजिकल थिंग है, आपका ख्याली पुलाव नहीं है।
हाँ, मनीषा का 5 रुपए वाला चॉकलेट अभी ख्याली पुलाव था, लेकिन जो चीज़ आपके नहीं, पास, मैं 5 रुपए वाला लेके आई हूँ। जो भी चीज़ आपके पास फिजिकली है तो उन्हें गुड्स कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्या करती है, आपके कंजप्शन, आपके यूज़ में आती है, आपकी ज़रूरत पूरी करती है। सेकंड, सर्विसेज। जो चीज़ें फिज़िकल नहीं है लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो यूज़ आती है, जैसे नॉलेज है, जो नॉलेज आपको मिलता है वो एक सर्विस है। ठीक है, किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको कुछ नॉलेज मिला, तो उसने आपको एक सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक है, फिज़िकल आपको कुछ भी नहीं मिला उसमें, लेकिन आपको नॉलेज मिला, वो नॉलेज क्या हुआ, एक सर्विस हुआ। इन इकोनॉमिक्स दे आर मेंट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए ये दोनों चीज़ें होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। एक होती है फिज़िकल फॉर्म में, एक होती है नॉट, विच डज नॉट हैव अ फिज़िकल एग्जिस्टेंट। इकोनॉमिक स्टडीज एक्टिविटीज़ pertaining to production, consumption and distribution of goods or services। इकोनॉमिक्स जो है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है। जितनी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम होती जाएंगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम चीज़ें, जैसे मनीषा चॉकलेट्स लेती जाएगी तो 5 स्टार वाला भी बनाता जाएगा कि बिक ही रहा है ना मेरा। तो जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन यानी हर जगह तक पहुंचाया जाएगा, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ डिफरेंट दो, दोनों का नेचर डिफरेंट है। जैसा अभी बताया, गुड्स फिज़िकल हैं और सर्विसेज फिज़िकल नहीं होती है, लेकिन दोनों की इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स में उतनी ही है। जैसे फूड इज़ अ गुड बट कुकिंग इज़ अ सर्विस। यूनिट्स ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। उनको हम मेज़र कर सकते हैं, दोनों को मिला जुला के मेज़र कर सकते हैं। सर्विसेज जनरली कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स, लेकिन सर्विसेज को आप मेज़र नहीं कर सकते। गुड्स हैं, फिज़िकल हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हो केजी में या तो नंबर्स में या लीटर्स में, कैसे भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को आप काउंट नहीं कर सकते। हाउएवर द टाइम स्पेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सर्विस कैन बी मेजर्ड। उस सर्विस में कितना टाइम लगा वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि पर आवर पे जॉब्स देना शुरू हो गए लोग, या तो फिर जैसे मंथली तो पहले से था ही। मंथ क्या है, एक टाइम मेज़रमेंट है। एक मंथ अब आप हमारे लिए काम करो, अपनी सर्विस करो, उसके बदले में पैसे लेके जाओ। तो हम टाइम मेज़र करते हैं और टाइम के हिसाब से आपको टाइम की वैल्यू मिलती है। द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्विस इन सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट। जो सर्विस का इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल द नीड ऑफ नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी। जो आपकी ज़रूरत है, क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, नॉलेज लेने की इच्छा है, तो जब आपको एजुकेशन मिलती है तो वो आपका नॉलेज और क्यूरियोसिटी की जो इच्छा है, क्यूरियोसिटी या नॉलेज के लिए, वो भी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। हाउएवर द एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस ऑफ एजुकेशन इन नॉलेज क्रिएशन इज़ एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्शन हुआ। नॉलेज आपको गेन तो हो गया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे सकता है ना, उसको मेज़र नहीं कर सकते कितना नॉलेज हुआ, 1 किलो हुआ, 2 किलो हुआ, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। हाउएवर अ बुक इज़ अ गुड। जो आप बुक्स पढ़ते हो वो गुड्स हैं, फिज़िकल हैं, तो आप उसमें काउंट कर सकते हो कि मैंने 5 बुक्स पढ़ी है, 10 बुक्स पढ़ी है, 10 बुक्स की इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर है। सो वो आप काउंट कर सकते हो, बुक्स की इन्फॉर्मेशन काउंट हो सकती है, लेकिन नॉलेज जो है वो काउंट नहीं हो सकता। अब टाइप्स ऑफ गुड्स। द वेरियस गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमिक कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट इज़ फिज़िकल एंड इंटेजिबल, जैसे बॉल, बैट, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्टव, मोबाइल फ़ोन एंड सो ऑन, जिनको आप मेज़र कर सकते हो।
कुछ ऐसे होते हैं जिनके फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं है और उनको मेज़र नहीं कर सकते, उनको हम सर्विसेज कहेंगे. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, मेडिकल, कंसल्टेंसी, rendition of music, cooking and so on. Non-economic goods and economic. Non-economic goods यानी जिनके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते. They are abundant in supply, जो आपको अनलिमिटेड आपको मिलते रहते हैं और उसके बदले में आपको पैसे देने नहीं पड़ते और लोग उन्हें कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर. ये नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं. और ऐसी चीज़ें जिनको यूज़ करने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो वो इकोनॉमिक गुड्स होगा. ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल. ड्यूरेबल मतलब जो लंबा चलते हैं, चलते ही जाते हैं, और पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. जो लंबा टाइम चलते हैं जैसे शूज़, क्लोथ्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये सब लंबे टाइम तक चल सकते हैं. पेरिशेबल जैसे मिल्क, फ्रूट्स, अगर आप इनको 1-2 दिन तक यूज़ नहीं करो तो ख़राब हो जाएंगे. प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स. ऐसी चीज़ें जो आपकी खुद की है, जिन पे आपका हक है सिर्फ, वो प्राइवेट है, और जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट की है और कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, तो वो पब्लिक गुड्स में आ जाता है. जैसे गार्डन हो गया, गार्डन में रखी बेंच हो गई, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, तो वो पब्लिक गुड है. अब इसमें एग्जांपल देखो, अच्छा दिया हुआ है. अ पैकेट ऑफ बिस्किट परचेज बाय वन चाइल्ड इन अ मार्केट विच हैज़ कंपटीशन अमंग बायर्स कम्स अंडर द ओनरशिप ऑफ दिस चाइल्ड. अगर एक बच्चा जाके बिस्किट का पैकेट ले आता है पैसे देकर, तो अब ये बिस्किट उसकी ओनरशिप का हो गया. तो अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, प्राइवेट गुड हो गया. पब्लिक गुड्स कैन बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम. लेकिन पब्लिक गुड्स जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि सब यूज़ कर सकते हैं तो डिमांड भी उसकी ज़्यादा होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पब्लिक गार्डन और अ हाउसिंग सोसाइटी एक्सेट्रा. कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स. तो कोई भी कंज्यूमर जिसने ये कोई एक चीज़ खरीदी है और उस चीज़ का यूज़ करके अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो वो कंज्यूमर गुड है. मनीषा, ध्यान है ना इधर? घर से आवाज़ आ रही है कुछ? हाँ वो आता रही है, चलेगा थोड़ी थोड़ी. ओके. जो मेरे चीज़, को नहीं बोल रहे. ठीक है, जो चीज़ कंज्यूमर ख़रीदता है और अपनी ज़रूरत पूरी करता है, तो वो कंज्यूमर गुड्स हैं. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम ख़रीदते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं, उसमें से कुछ और बना देते हैं. जैसे हमने कॉटन ख़रीदी और कॉटन में से कपड़ा बनाया, तो कॉटन क्या हुआ? प्रोड्यूसर गुड हुआ, क्योंकि उसमें से, कॉटन में से क्लोथ बन रहा है. तो कॉटन इज़ अ प्रोड्यूसर गुड एंड क्लोथ इज़ अ कंज्यूमर गुड. समझ में आ गया? कंज्यूमर गुड एंड प्रोड्यूसर गुड में डिफरेंस समझ में आया? एक बार समझा ना. कंज्यूमर गुड मतलब जो हम डायरेक्टली ख़रीद के यूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने जैसे कुक्ड फूड, पका हुआ खाना हमने लिया, हम खा लेंगे, मतलब हमने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, तो वो कंज्यूमर गुड है जो हमने उसी वक्त ख़रीद के यूज़ कर लिया. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है
जो हमने खरीदी, फिर उसमें से कुछ और बना के फिर यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन ली हमने, कॉटन में से कपड़ा बना के फिर यूज़ करते हैं ना, तो कॉटन हुआ हम्म प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि इसमें से हमने कुछ और प्रोड्यूस किया है। तो जिस चीज़ में हम्म से कोई दूसरी चीज़ प्रोड्यूस होती है वो होता है प्रोड्यूसर गुड। ओके। हम्म वेल्थ एंड वेलफेयर। तो वेल्थ और वेलफेयर ये वर्ड जो है वो आपको इकोनॉमिक्स में बार बार आता रहेगा, तो इसकी मीनिंग समझना इम्पोर्टेंट है। Since the time when Adam Smith gave the definition of economics in the context of wealth, the subject of wealth became extremely important in economics. In understanding of Alfred Marshall's idea, wealth is something which is useful, scarce, जो useful है, scarce है मतलब कम है, उसकी कमी है, पूरी दुनिया में उसकी कमी है, capable of getting exchanged, ऐसी चीज़ है जिसके बदले में आपको पैसे मिल सकते हैं या तो कोई और चीज़ मिल सकती है, एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी, ये किसी एक की ही हो सकती है। ठीक है, वेल्थ जिस किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल की होना या ओन जिसको किया जा सकता है, जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट इज़ नॉट अ वेल्थ क्योंकि इसको आप ओन नहीं कर सकते। ठीक है, ज़मीन है तो ज़मीन इज़ अ वेल्थ बिकॉज यू कैन ओन इट, क्योंकि कोई उसे अपना कह सकता है। चलो अगर गवर्नमेंट की भी है तो इंडिया की, आप कह सकते हो कि हाँ ये इंडिया की ज़मीन है। तो जिसको हम ओन कर सकते हैं वो वेल्थ कहा जाएगा। चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसकी यूज़फुलनेस। वेल्थ ऐसी चीज़ है जिसका यूज़फुल होना ज़रूरी है। जो चीज़ आपकी यूज़फुल है ही नहीं तो क्या आप उसे वेल्थ में काउंट करोगे? ऑब्वियसली नॉट, है ना, वो यूज़लेस वेस्ट हो जाएगा, वेल्थ नहीं होगा। तो जो चीज़ आपकी बहुत कीमती है, बहुत आपकी ज़रूरी है और बहुत यूज़ में आती है, तो वो आपको वेल्थ में काउंट करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस, व्हीकल, प्रीशियस ज्वेलरी एक्सेट्रा। सेकंड थिंग, इट शुड बी स्केर्स, इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं होनी चाहिए। स्केर्स होना चाहिए यानी इसकी डिमांड हमेशा बनी रहनी चाहिए। डिमांड रहेगी तो ही आपको एक्सचेंज वैल्यू अच्छी मिलेगी आपकी वेल्थ की। जो चीज़ अनलिमिटेड है तो उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती और इसलिए उनको वेल्थ नहीं कहा जाता। इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, इसका फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। The ability to understand, the aptitude of human being, their physical abilities etc. are the innate abilities and assets of human beings and are usually not exchanged. ठीक है, ये चीज़ें जो हमारी समझ है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंस है, ये ऐसी चीज़ें जो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे को भी उतना ही सिखा सकते हो लेकिन उसके बदले में कुछ आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। In today's world, however, the intellectual abilities of human beings like the ability to create new ideas are exchanged for money. लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, हम अपने मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया तो मैं उस आइडिया को एज अ एक्सचेंज वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी उसको मैं ले सकता हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है बिज़नेस का, अगर तुझे ये आइडिया चाहिए तो मुझे 50% दे देना, मेरे को पार्टनर बना लेना। ओके, तो पैसे की तौर पे हम अपनी इंटेलिजेंस जो है वो अब एक्सचेंज वैल्यू में लाने लगे। इसलिए इंटेलेक्चुअल वैल्यू को भी, नॉलेज को भी अब वेल्थ कहा जाता है। तो अब थोड़ा डिफरेंस समझना। साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट के सोचने की जो क्वालिटी है वो वेल्थ नहीं है, लेकिन सोचने के बाद जो उसने आइडिया प्रोड्यूस किया वो वेल्थ हो सकता है क्योंकि उसका आइडिया बिक के उसको पैसे कमा सकता है। सोचने के थोड़ी कोई पैसे देता है
है क्या कोई ऐसा जानते हो जिसको सोचने के पैसे देते हो? तो बताओ मेरे को, मैं बहुत सोचता हूँ। ओके, तो अगर आप सोचते हो तो सोचने इज़ नॉट वेल्थ। अगर आपका सोचने से एक आइडिया क्रिएट होता है तो दिस आइडिया इज़ अ वेल्थ। हाँ, लेकिन आइडिया काम का होना चाहिए। वेल्थ कंस्टिट्यूट्स गुड्स विच आर केपेबल ऑफ एक्सचेंज। वेल्थ में वो चीज़ें हैं जिनको एक्सचेंज करके आप पैसे कमा सकते हो, या तो कोई और गुड्स उसके बदले में आपको मिल सकते हैं, तो उनको हम वेल्थ कहेंगे। अ हाउस परचेज टुडे सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड ऑफ हाउसिंग। जैसे आपने घर खरीदा तो आज आपकी ज़रूरत जो है घर में रहने की वो पूरी होती है, साथ ही साथ फ्यूचर में आप उसको बेच भी सकते हो, उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। वैसे ही हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ज़मीन, ये सारी चीज़ों के आपको पैसे मिल सकते हैं जब भी बेचोगे, तो वो सब वेल्थ में काउंट होंगे। और फिफ्थ पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। आपकी वेल्थ में ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका वेल्थ ड्यूरेबल होगा, लंबा टिकेगा, उतना ज़्यादा आपका वेल्थ का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती है तो उनकी वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होती। लैंड, हाउस, प्रीशियस ज्वेलरी ड्यूरेबल गुड्स हैं। शेयर्स और ऑल्सो वेल्थ। जो शेयर मार्केट में शेयर्स होते हैं वो भी आपकी वेल्थ है, क्योंकि आप उनको बाद में बेच के पैसे तो कमा ही सकते हो। फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है फार्मर, फार्मिंग करने के बाद फूड ग्रेन्स उगते हैं, तो वो वेल्थ नहीं है, वो उसकी वेल्थ नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ही मज़दूर की जो मज़दूरी होती है वो भी उसकी वेल्थ नहीं है, क्योंकि वो भी पेरिश हो जाती है। लेकिन ऐसा हो कि फूड ग्रेन्स जो है वो हम कहीं पे अच्छे से स्टोर करके रख सके और सालों साल उसको बेच सके, उसके बदले में हमें पैसे मिलते हों, तो फिर वो हमारी वेल्थ में काउंट हो सकते हैं, क्योंकि उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेल्थ, इंडिविजुअल हो सकती है, सोशल हो सकती है, नेशनल हो सकती है और इंटरनेशनल हो सकती है। जो चीज़, जो वेल्थ सिर्फ एक ही इंसान की है या एक कंपनी की है तो वो इंडिविजुअल वेल्थ होगा। जो चीज़ पब्लिक है, सभी लोगों की है, तो वो सोशल वेल्थ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डैम, ठीक है, डैम का पानी जो है वो हर जगह यूज़ होगा, सबके लिए यूज़ होगा, तो डैम जो है सबके काम आ रहा है, इसलिए वो सोशल डैम, सोशल वेल्थ है। नेशनल वेल्थ और इंटरनेशनल वेल्थ, जो चीज़ आपके नेशन को बिलोंग करती है वो नेशनल, और जो चीज़ इंटरनेशनल है, जिस पे किसी देश और किसी देश का हक नहीं है, पूरे वर्ल्ड का हक है उस चीज़ पे, तो वो इंटरनेशनल वेल्थ होगा। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कि लोगों की भलाई करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना, हमारी सिचुएशन अच्छी होना। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज़ यूज बाय ऑल फिलोसॉफीज फ्रॉम स्पिरिचुअल साइंस टू इकोनॉमिक्स। है ना, वेलफेयर हमारे रिचुअल्स में भी आता है। हमें जो सिखाया जाता है कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए, और इकोनॉमिक्स में भी वेलफेयर पढ़ाया जाता है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, उन सब का मकसद होता है कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। वेलफेयर कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। वेलफेयर को हम मेज़र कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, एंड इट कैन बी मेजर्ड एज क्वालिटेटिवली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट।
क्वांटिटी वाइज चेक करना है तो ग्रोथ के हिसाब से चेक करोगे, और क्वालिटी वाइज चेक करना है तो डेवलपमेंट के हिसाब से चेक करोगे। वेलफेयर के भी दो सब्जेक्ट, वेलफेयर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। अगर आप किसी एक ही पर्सन की भलाई करते हो तो वो इंडिविजुअल वेलफेयर हुआ। अगर आप बहुत सारे लोगों की एक साथ ग्रोथ देखते हो, इम्प्रूवमेंट करते हो, तो वो एक कलेक्टिव वेलफेयर हुआ। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, अगर आपके पास वेल्थ बढ़ेगी, प्रॉपर्टी आ गई, लैंड आ गई, पैसे आ गए, तो आपका वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। वेलफेयर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी अच्छी हो जाएगी। जितना ज़्यादा आपका वेल्थ होगा उतने ज़्यादा आपके पैसे हैं, जितने ज़्यादा पैसे हैं तो परचेजिंग पावर आप में है, परचेजिंग पावर है तो आप अपनी भलाई कर सकते हो, अपनी देखभाल कर सकते हो। और यही होता है वेल्थ और वेलफेयर का रिलेशनशिप। लेकिन जब किसी आपने अपनी वेल्थ बढ़ाई तो सिर्फ अपना सोचोगे, लेकिन जब किसी देश की वेल्थ बढ़ने लगती है तो पूरे देश का भला होने लगता है। आप एक एग्जांपल दे सकते हो जो देश का देश की वेल्थ हो? एनी वन एग्जांपल? अरे अनलिमिटेड एग्जांपल से एक नहीं बता पा रहे? आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो? भाविका? हेलो? हेलो। वन एग्जांपल ऑफ नेशनल वेल्थ। भाविका आवाज़ आ रही है? हेलो? मनीषा? हाँ भैया। वन एग्जांपल ऑफ नेशनल वेल्थ। बता रहे हो तो ही आगे बढ़ूँ, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा मैं आगे। गवर्नमेंट के जो द्वारा मिलता है। गवर्नमेंट के? जो गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है फिर उसके बाद हमारे पास आता है।
भाविका, क्या आवाज़ नहीं आ रही थी क्या पहले? आवाज नहीं हेलो। हेलो। मैंने क्वेश्चन पूछा था नेशनल वेल्थ। बैंक डिपॉजिट जो प्रॉपर कैनेरा का क्या? ब्रिलियंट पल्सेस नेशनल। जैसे ताजमहल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये सब नेशनल वेल्थ है ना, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे लोगों का एक साथ इम्प्रूवमेंट होगा, टूरिज़्म आएगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। ओके, सो ये जो चीज़ें जो एक साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है, वो होती है नेशनल वेल्थ। और जब नेशनल वेल्थ बढ़ती है तो नेशनल वेलफेयर होता है, यानी पब्लिक वेलफेयर होता है, बहुत सारे लोगों का एक साथ इम्प्रूवमेंट आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। चलो, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कल करेंगे, ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो कल तो चैप्टर भैया वो कंप्लीट। स्टॉक ऑफ ग्रेन्स और पल्सेस क्या? वेल क्या कह रही है? स्टॉक ऑफ ग्रेन्स और मतलब ये जो मिलता है नहीं, स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स तो फार्मर उगाते वो हैं, भी वो तो तो बहुत सारे लोगों। वो तो प्राइवेट हुआ ना, इंडिविजुअल वेल्थ हुई ना, बहुत सारे लोगों को मिलता है, आता लेकिन तो क्या? गवर्नमेंट की तरफ से ना हमारे। लेकिन क्या गवर्नमेंट खुद थोड़ी उगाती है? जैसे फार्मर ने उगाया, फार्मर ने गवर्नमेंट को बेचा, तो वो तो इंडिविजुअल हुआ ना। पैसे हम्म, किसके पास गए? इंडिविजुअल एक फार्मर के पास गए। हम्म। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल वेल्थ में काउंट और होगा। भाविका ने अभी बोला बैंक डिपॉजिट। नहीं, बैंक तो कैसे? बैंक नहीं, जो ऐसी चीज़ जो पब्लिक हो, लोग उसे यूज़ भी करते हो, और हम्म लोगों के लिए फ़ायदा भी करे। ओके। हम्म। जैसे इसमें क्या है, नहीं इसमें तो कोई एग्जांपल दिया नहीं है, तो मैंने आपको जो एग्जांपल बताया वो ठीक है, बैंक तो नहीं है सूटेबल। चलो, बाकी का फिर चैप्टर कल कंप्लीट कर देते हैं। और कौन सी एग्ज़ाम है फिर? हम्म। एग्ज़ाम कौन सी? अकाउंट और इको दो है ना। अकाउंट का कैसा हाँ चल रहा है? अकाउंट और इको। अकाउंट की तो अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट तो थियरी था, वो सर ने डिफाइन सिखाई है, मतलब टर्म्स लिखवाए हैं। ओके ओके, ठीक है। चलो, घर पे ही बैठ के देना एग्ज़ाम, तैयारी कर लेना अच्छे अभी से। हम्म। कल फिर ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं 6 बजे, ओके? वह कल शाम 6 बजे। शार्प। चलो, बाय बाय।